हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M2L। आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने लास्ट वीडियो में रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस थे वो 24 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर ली थे। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 25 के ऑनवर्ड्स चलने वाले हैं। आज हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक है वो प्रायिकता के बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि शब्द मैथमेटिक्स के अक्षर वाले जो शब्द हैं वो एक बैग में रखे जाते हैं, यानी कि जो वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स में जितने वर्ड्स आते हैं, जितने आपको दिए गए हैं MATHE MATISCS, इनको एक बैग में डाल दिया। अब वो कह रहा है कि उस बैग में से एक कार्ड निकाला जाता है। तो उस कार्ड्स को डिफरेंट कार्ड्स को निकालने की क्या प्रायिकता है वो क्वेश्चन उसने पूछे हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 25 में वो पूछ रहा है कि M प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, यानी कि उस बैग में से M नाम का कार्ड निकलेगा, इसकी प्रायिकता कितनी है। देखो ये हमारे पास वर्ड्स हैं, ये हमने कार्ड्स में लिखकर मान लीजिए कि डाल दिया। तो M कितने हैं हमारे पास इसमें, M एक ये रहा और एक ये रहा, M हमारे पास 2 है। अगर हमारे पास 2 M है तो हम क्या करेंगे, उन 2 M को इधर लिखेंगे और कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं टोटल, हमारे पास कुल पत्ते हैं 11, यानी कि 2 बार M निकाला जा सकता है ना। तो M को प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हुई, 2/11। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है इसमें, 2/11, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 में है वॉवल प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है। वॉवल आपको पता है कि वॉवल 5 होते हैं, AEIOU, लेकिन हम ये देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कितने वॉवल आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में कहाँ वॉवल हैं, AEAI, 4 वॉवल है। 4 बार वॉवल आ रहा है तो 4 बार प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हुई वॉवल की, यानी कि 4 बार वॉवल निकाला जा सकता है। तो टोटल 11 पत्तों में से अगर 4 बार निकाला जा सकता है तो उसकी प्रायिकता हो गई 4/11, यानी कि आपके ऑप्शन में यहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 27 में वो कहता है कॉन्सोनेंट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, यानी कि वॉवल के अलावा जितने भी अल्फाबेट हो गए वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कॉन्सोनेंट क्या क्या है, MTHMTCS, यानी कि आपके 7 कॉन्सोनेंट हैं। अगर आपके 7 कॉन्सोनेंट हैं और टोटल पत्ते 11 हैं तो कॉन्सोनेंट कितनी बार निकाले जा सकते हैं, 7 बार। तो आपकी प्रायिकता क्या हुई, 7/11, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 28 में वो पूछता है एक्स प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखो यहाँ पर इतने वर्ड्स में कहीं पर भी एक्स हमारे पास है ही नहीं। अगर हमारे पास एक्स नहीं है तो उसको निकाले जाने की प्रायिकता भी नहीं बताई जा सकती, क्योंकि जो पत्ता है ही नहीं उसको निकालने की प्रायिकता कैसे बता दें। तो आंसर आपका क्या होगा, और स्ट्रेट अवे 0। आप क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। 29 में वो कहता है कि एक नाव को बिंदु P से Q तक नीचे की ओर जाने में 8 घंटे लगते हैं और बिंदु P से ऊपर की ओर जाने के लिए वापस लौटना पड़ता है। ठीक है, यदि धारा की गति 4 किलोमीटर है और स्थिर पानी में नाव की गति 8 किलोमीटर है तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमें बतानी है। यानी कि उसने धारा की गति बता दी और नाव की स्थिर जल में गति बता दी है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कि P बिंदु ये है और Q बिंदु ये है। यहाँ पर से यहाँ तक जाने में जो हमारा टोटल समय है वो टोटल समय उन्होंने दे रखा है, हमें 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो धारा की दिशा में गति क्या होती है, नाव की गति जमा धारा की गति प्लस कर ले, और धारा की दिशा में विपरीत गति होती है तो नाव की गति में से धारा की गति हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर हमें उसने धारा की गति दे रखी थी 4 किलोमीटर और नाव की गति दे रखी थी 8 किलोमीटर। तो हम धारा की दिशा में गति करने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे और धारा की दिशा के विपरीत के लिए उसको माइनस कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास दोनों चालें आ गई, हमारे पास दूरी नहीं है, हमारे पास समय भी है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है समय बराबर दूरी बटे 4, इसमें हमारे पास सिर्फ दूरी नहीं है, समय भी है और चाल भी है ना। तो उसको फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे। एक तो दूरी हमारे पास आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, एक दूरी हमारे पास है 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। क्योंकि दूरी बराबर ही है तो इसलिए उन दोनों दूरियों को प्लस कर देंगे चाल को साथ में रखते हुए, और समय हमारे पास 8 घंटे का टाइम है। तो इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमने दूरी को a मान लिया है यहाँ पर, तो इसको एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो 12 एलसीएम आया तो a यहाँ सीधा आ जाएगा और 4 3 12 से 3 a आ जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास यानी कि 24 किलोमीटर दूरी आ जाती है। ए हमारी ये दूरी है P से लेकर Q तक। तो 24 किलोमीटर हमारे पास ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में वो कहता है कई दोस्तों ने पिकनिक पर जाने का निर्णय लिया और खाने पर 96 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। हालांकि उसमें से 4 ने हिस्सा नहीं लिया तो शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त का योगदान करना पड़ा। पिकनिक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी थी? वो कह रहा है कि कुछ दोस्त थे जिन्होंने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया, ठीक है, और उन्होंने फिर उसके बाद 96 रुपये उस पर खर्च करने की योजना बनाई। हालांकि उसमें से 4 ने हिस्सा नहीं लिया, परिणाम स्वरूप शेष लोगों को 4 रुपये अतिरिक्त देने पड़े, 4 रुपये एक्स्ट्रा उनको देने पड़े क्योंकि 4 लोग आए नहीं। तो पिकनिक में शामिल होने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ये पिकनिक में जो एक्चुअली लोग आए वो कितने थे? तो देखो, मान लो यहाँ पर करेंगे, मान लो कि वो दोस्त जो पिकनिक पे गए वो एक्स थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 96 रुपये जो हमारे पास टोटल थे ऑलरेडी, ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि एक जितने दोस्त आए थे उन्होंने पैसे दिए, ठीक है, और एक बार हम निकालते हैं कि जितने दोस्त आते और उसमें से 4 लोग नहीं आते उन्होंने दिए, इस हिसाब से निकालते। पर यार इस हिसाब से तो 12 है ना। तरह यहाँ देखा कि यहाँ हम सॉल्व करते आए तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पर अब इक्वेशन के थ्रू दोस्तों की संख्या 12 आ गई, ठीक है। तो ये आ गए दोस्त, मान लीजिए हमारे आते हैं 12, लेकिन यहाँ पर उसने एक्चुअली में पूछा था कि पिकनिक में कितने लोग शामिल हुए हैं। तो पिकनिक में 12 अगर टोटल दोस्त आए थे तो उसमें से 4 शामिल नहीं हुए, तो कितने रह गए? 8। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 31 में वो कहता है कि एक जॉगिंग ट्रैक की परिधि जो है वो है आपकी 700 मीटर। अगर आप प्रशांत और तन्नू एक ही समय पर विपरीत दिशा में चलते हैं तो और 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो कितने समय बाद मिलेंगे? तो यहाँ पर देखो, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये आपकी परिधि है जॉगिंग ट्रैक की, ठीक है, 700 मीटर की। तो इसमें हमें चाल दी हुई है, क्योंकि 700 मीटर में चाल दी हुई है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में दोनों की चालों को कन्वर्ट करेंगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 5/18 से गुणा करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। तो हमारे पास प्रशांत की चाल आ जाती है 5/3 मीटर प्रति सेकंड और तनु की चाल आ जाती है 20/9 मीटर प्रति सेकंड। अब क्योंकि हमारे पास समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, दूरी हमारे पास 700 मीटर की परिधि है, ठीक है, इसको हम भाग देंगे चाल से। चाल हमारे पास दोनों की चाल है तो हम दोनों की चालों को प्लस कर देंगे क्योंकि हमें एक पॉइंट पर उनको मिलाना है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों की चाल आ जाती है 35/9। इसको जब हम गुणा में बदलेंगे तो रिवर्स कर देंगे, 9/35 हो जाएगा। तो आंसर आ जाता है आपका 180 सेकेंड। तो 180 सेकेंड आपके कितने होते हैं बच्चों? 3 मिनट, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाता है? 3 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन अगर कहता है कि यदि साबुन ए की कीमत साबुन बी की कीमत से 25% ज़्यादा है तो साबुन बी की कीमत साबुन ए की कीमत से कितनी कम होगी? यहाँ पर बच्चों सेम टू सेम आंसर नहीं आता है कभी भी, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए कि एक चीज़ की कीमत दूसरी चीज़ से इतनी % ज़्यादा है तो दूसरी चीज़ की कीमत पहली चीज़ से कितनी % कम होगी, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है, R/100 + R × 100, यानी कि जो प्रतिशत आपको दिया हुआ होगा उसे यहाँ रखेंगे, यहाँ पर बटे में 100 में प्लस करेंगे और गुणा में 100 कर देंगे। यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं 25/125 गुणा में 100, तो आपका आंसर आता है 20%, यानी कि जो साबुन बी की कीमत है वो साबुन ए की कीमत से कितने % कम है? 20%। क्वेश्चन नंबर 33 आता है आपका, उसमें वो कहता है कि 2 बोतल हैं जिसमें 1/2 और 1/4 भाग दूध से भरे हुए हैं। फिर बोतल को पूरी तरह पानी से भर दिया और बोतल की सामग्री जितनी भी उसमें बोतल में जो भी मिश्रण बना उसको एक बर्तन में डाल दिया दोनों बोतल का। अब वो कह रहा है कि उसमें से दूध और पानी कितना था वो बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखो दोनों बोतल में दूध कितना था? 1/2 और 1/4, ठीक, आधा भरा हुआ था इसमें और इसमें 1/4 भरा हुआ था। तो पानी कितना आया पूरी बोतल को भरने के लिए? आधी दूध था आधा पानी आ गया। 1/4 दूध था तो 3/4 पानी आ गया। तो अनुपात कैसे निकालेंगे? कुल दूध बटे में कुल पानी। तो यहाँ दूध को प्लस कर देंगे, दूध की मात्रा प्लस कर देंगे और यहाँ पर पानी की मात्रा प्लस कर देंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1/2 = 1/4 और 1/2 = 3/4। इसे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे जब हमारे पास क्या आ जाता है अनुपात 3:5। तो हमारे पास ऑप्शन का है 3:5, ये रहा ऑप्शन। पाँच 5:2 और 7:6 के अनुपात में दूध और पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ऐसा अनुपात का पता लगाओ जिसमें इन दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाएं कि जो सी बर्तन है, जो अगला बर्तन है, उसमें मिश्रण का अनुपात 8:5 हो जाए, यानी कि दूध का अनुपात 8 हो जाए और पानी का अनुपात 5 हो जाए। इसे कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखो
हमारे पास ए और बी बोतल थी, उन दोनों का अनुपात दिया हुआ था, तो हम एक दूध का अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, दूध का अनुपात कर लेते हैं। तो दूध का अनुपात इसमें कितना है, ए में 5/7, इन दोनों को जोड़ देते हैं। और बी का अनुपात कितना है, 7/13, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। अब हमें इसमें दिया हुआ था 5/5:2 और 7:6, इसको दोनों का टोटल निकाला 7, इसका निकाला ये। और चाहिए हमें कितना, 8:5, इसका भी टोटल 13 है। तो इसका सबका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास निकल के 91 आता है। तो दूध की मात्रा अगर निकालनी है हमें, तो हम इसके अनुपात के अकॉर्डिंग और इसके अनुपात जो एलसीएम निकला है हमारा, इसके हिसाब से हम निकालेंगे। कैसे, दूध का अनुपात ए में कितना निकलेगा, 5/7 गुणा में 91 यानी कि 65 लीटर। बर्तन बी में निकलेगा 7/13 गुणा 91 यानी 49 लीटर। और बर्तन सी में निकलेगा 8 था, 8/13 गुणा 91 बराबर 56 लीटर। अब ये 56 लीटर क्या हुआ, ये तीसरे बर्तन का हमारा दूध का मिश्रण आया। ठीक है, अब हमें पानी का भी बताना है और हमें अनुपात बताना है। ये इसकी मात्रा आई है, अनुपात नहीं आया। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जब एक चीज़ आ गई उसको हम बाकी दोनों चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ए में कितनी दूध की मात्रा थी और बी में कितनी थी, उसके हिसाब से निकालो। तो इसमें से ये घटाएंगे 9 आया, इसमें से ये घटाएंगे 7 आया। तो अनुपात दूध और पानी का दोनों का अनुपात ये आ गया हमारे पास 7:9। तो आपका ऑप्शन आंसर में आ जाएगा 7:9, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है यदि 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 320 है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी कोई संख्या जैसे दी होती है और उसमें घातें अगर जमा होती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या आपस में गुणा होती है। और अगर घातें घटा हो रही हैं तो इसका मतलब वो संख्या भाग होती है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, यहाँ पर अगर 2 की पावर x-1 है तो हम इसको किस तरह भी लिख सकते हैं, 2 की पावर x/2। और यहाँ क्योंकि 2x+1 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x गुणा में 2, क्योंकि ये घातें प्लस हो जाती हैं अगर संख्या गुणा हो रही है और घातें माइनस हो जाती हैं अगर संख्या जो है वो भाग होती है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल कर हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम 2 की पावर x कॉमन लेकर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ 5 हमारे पास बच जाता है। 2 की पावर x हमारे पास 128 आया। अब 2 की पावर 128 का मतलब यह है कि 2 की पावर ऐसे रखनी है कि 128 आ जाए। अब यहाँ पर हमने गुणा करते चले गए तो 2 को हमने जब 7 बार गुणा किया तो 128 हमारे पास आ रहा है। तो 2 की पावर x बराबर हम 2 की पावर 7 भी लिख सकते हैं, यानी कि x की पावर हमारे पास क्या आ गई, 7। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है आपका, यहाँ है 7, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि 256 की पावर दे रखी है 0.16 गुणा में 256 की पावर दे रखी है 0.9। संख्या सेम है, ठीक है, और घातें उनकी अलग अलग हैं। तो ये घातें क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। यहाँ पर हमने घातें इनको जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या घात आ गई, 0.25। अब दशमलव में है तो इसको हम 25/100 भी लिख सकते हैं। तो 25/100 हमारा होता है 1/4। अब 256 को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर इसको 4 की पावर 4 की घात के रूप में लिख दिया। तो 4 की पावर 4 यहाँ आ गई, गुणा हमारे पास 1/4 पहले ही था तो ये कट जाएगा। तो 4 की पावर क्या बची, 1। तो आंसर आपका क्या बच गया, 4 बच गया। तो 4 आपका आंसर कहाँ है, यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में। इसी तरह से आंसर नंबर 127 और क्वेश्चन नंबर 127 में वो कहता है कि एक आयताकार भूखंड है जिसमें 30% की क्षेत्रफल में उसकी वृद्धि हो जाती है, चौड़ाई लंबाई सब उसकी समान रहती है। अब उसको कह रहा है कि नया क्षेत्रफल जो आया और जो पुराना क्षेत्रफल है उसका अनुपात बताना है। बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे, देखो आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई हमने x मान ली, चौड़ाई हमने y मान ली। ठीक, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो पहले मूल का क्षेत्रफल क्या आया, x × y। अब कह रहा था नया वाला जो है वो क्षेत्रफल 30% ज़्यादा है, तो यानी कि नए वाले क्षेत्रफल का 30% उसमें जमा करेंगे तो नया वाला क्षेत्रफल आया, यानी कि 130/100 गुणा में xy, ये हमारा नया वाला आ गया। ठीक, अब वो कह रहा है कि इसका अनुपात बता दो। नए आयत के क्षेत्रफल के अनुपात को, मतलब नए आयत का क्षेत्रफल का पुराने आयत के क्षेत्रफल से अनुपात बता दीजिए। तो नया वाला ऊपर रखेंगे, पुराना वाला नीचे रखेंगे, इसे काट देंगे तो हमारे पास क्या अनुपात आया, 13:10, यानी कि ये वाला क्वेश्चन, ये आपका पहला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में वो कहता है कि यदि A/B 1/2 है, A/2 है, B/C 3:2 है, C/D जो है वो 1:3 है, तो ABCD चारों याद करने हैं। इसको बच्चों करने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्लियर नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ, आप साथ साथ लिखिए, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें 3 या ऑप्शन दे रखे, 3 या अनुपात दिए हुए थे। तो हम क्या करते हैं, हमें जब 4 ABCD चारों का निकालना है तो हम क्या करते हैं, ABCD इस तरह लिख लेते हैं। हमें जो जो अनुपात दिया हम उनको भर लेते हैं। हमें ये अनुपात दिया होता है 1:2 दिया हुआ था A/B का, B/C का दिया था 3:2, यहाँ पर इसमें नीचे लिखेंगे। C/D दिया था 1:3, इसको यहाँ लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि जो स्पेस ब्लैंक छूट गया उसको उसके
बिल्कुल साथ में जो घात है, जो साथ में अनुपात है, उसके जैसा भर देते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ खाली था, तो यहाँ पर भी 2 2 भर देंगे। यहाँ 3 था, यहाँ खाली था, तो यहाँ 3 भर देंगे। यहाँ 1 है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर 1 1 भर देंगे। अब यहाँ पर सारे स्पॉट जब फिल हो गए तो हम इसको गुणा कर देंगे। 3 एकम 3 एकम 3 यानी कि 3 आया। 3 दूनी 6 एकम 6 यानी कि 6 आया। 2 दूनी 4 एकम 4 4 आया। और 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ 12 आया। तो आपका आंसर क्या आया? 3:6:4:12। यहाँ पर आपका ऑप्शन में कहाँ दे रखा है वो? ये ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन आज यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक मैं आप लोगों से सबसे यही होप रखती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसको बहुत इंजॉय करके पढ़ेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और हम अगले वीडियो में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप के सवाल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। तब तक के लिए चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।